आज की जो वीडियो है वो हम लोग लेकर के आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। जी हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी वन शॉट में आपके इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां जाकर उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज की जो वीडियो बच्चों हम लोग उसमें लेकर के आए हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयरली बेस्ड क्वेश्चन। याद रखिएगा, हर चैप्टर से सीबीएसई क्या करता है कि हर बार अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन को मेंशन करता है। तो आज की जो वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं वो है कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जो पिछली कई बार या सीबीएसई ने पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 10 सालों में, प्रीवियस 10 इयर्स में सीबीएसई ने कई बार उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, पूछा है। तो उन्हीं में से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को अलग तरीके से निकाला है और आपके सामने प्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो बेटा बिना किसी टाइम को गवाए हुए और बिना ज्यादा बात किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आइए बच्चों, देखिए अब नाम जैसा लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब क्या हुआ? जहां बच्चों हम लोग कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्ट करने मतलब कंज्यूमर को बहुत जगह ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे गुड्स ऐसे मिलते हैं जो एडल्ट्रेटेड होते हैं, मतलब मिलावटी चीजें होती हैं। अब कस्टमर उनको यूज करता है और उसके वजह से उसकी जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है वो उनके सामने आ जाती है। कभी कभी कई तरीके के ऐसे कोई डिसीज हो जाते हैं जो कभी ऐसे किसी गुड्स को यूज करने पे हो जाती हैं। तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस करना पड़ता है कंज्यूमर को। कस्टमर किसी गुड्स को परचेस करने गया मार्केट में, वो बेकार निकल गया या वो फॉल्ट बाई मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सिस्टम था वो खराब था और कस्टमर वो जाकर उसको रिप्लेस करना चाहता है तो वो रिप्लेस नहीं कर पाता, रिफंड मांगना चाहता है तो रिफंड नहीं मिल पाती। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कस्टमर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है। एक्सप्लॉइट मतलब जहां पे कस्टमर को इग्नोर किया जाता है। तब जाकर के 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे कंट्री में लागू कर दिया गया और कहा गया भाई कंज्यूमर भगवान, भाई कस्टमर तो राजा होता है ना, ग्राहक लिखा होता है ना, ग्राहक भगवान होते हैं, तो कस्टमर तो ऑलरेडी राजा ही है, भगवान ही है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि जो कस्टमर भगवान, जो भाई भगवान ऑलरेडी क्यों इस तरीके से इतना ज्यादा इग्नोर हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए ना। तो काम क्या करना किया गया, तो भारत सरकार ने कुछ हमको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हमारे सामने कुछ बातें रखी। तो आज की डेट बच्चों क्या है, आइए हम लोग उसी बारे में जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले छोटा सा इसके बारे में एक चीज समझ लीजिएगा बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा। पहला पॉइंट निकल के हमारे सामने आता है, वो क्या आता है, देखिए बेटा अब इसमें हम लोग कुछ बताते हैं कुछ चीजें। जैसे मान लीजिए अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात आती है, इसके बारे में बात आती है एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। अब देखिए 1986 की बात अलग थी, 2019 की बात अलग है भाई। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरीके से जो चेंजेस हैं उन चीजों को इसमें आपके सामने रखा हुआ है और 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे कंट्री में एक तरीके से फॉलो कर लिया गया, लागू कर लिया गया था। अब इसमें भारत सरकार ने क्या किया, कस्टमर्स के पास दो चीजें अवेलेबल करके दे दी। पहला हमारे सामने रखा हमारे राइट्स के बारे में और जो दूसरा पॉइंट हमारे सामने जो प्रेजेंट करके रखा था उसका नाम था हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अब भाई देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है भाई, एक कस्टमर का दायित्व क्या है, मतलब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मार्केट में जाने से पहले, किसी भी गुड्स को परचेस करने से पहले, या अगर हम एक्सप्लॉइट होते हैं तो चीजें क्या आती हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है कि कौन कौन से हमारे पास राइट्स अवेलेबल हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करना होगा, आपके सामने जो पहला होगा वो क्या होगा, राइट टू सेफ्टी। पहला के पास कौन सा राइट आता है, एक पॉइंट आपके सामने निकल के आ जाता है सर, राइट टू सेफ्टी का। ठीक, उसके बाद पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अब राइट टू हियर, जहां पे आपको सुनने सुनाने का अधिकार भाई होता है भाई। तो ऑलरेडी क्या हो गया बेटा, एक राइट टू हियर हो गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर आप कहीं तरीके से अगर एक्सप्लॉइट हुए हैं तो आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो हर्जाना मिले, कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिले। तो क्या हो गया, तो उसको आपको निकल के आ जाएगा बेटा राइट टू एज अ रिक सीक रिड्रेसल। ठीक, अब आपके हम देखिए इस तरीके से चीजें आती रहेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, अब आपके पास अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या हो जाता है, राइट टू चूज। भाई कस्टमर के पास राइट है सर कि अपने मन मर्जी से किसी भी तरीके से किसी भी गुड्स को हम प्रॉपर तरीके से देखें तो यूटिलाइज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट तो क्लियर हो गया। अच्छा पांचवा क्या कहता है भाई, सर पहले बात राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब देखिएगा अगला जो पॉइंट कहता है वो क्या कहता है कि राइट टू एज अ कंज्यूमर एजुकेशन। भाई एक पहली बात तो भाई एक कस्टमर को नॉलेज भी होनी चाहिए भाई कि हमारे पास कौन कौन सा एजुकेशन अवेलेबल है या कौन सा एजुकेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, एंड जो लास्ट में पॉइंट क्या होता है कि भाई किसी भी गुड्स को अगर हम परचेस करने चले जाते हैं, ठीक है, किसी भी गुड्स को हम परचेस करते हैं तो चीजें क्या निकल के आ जाती है हमारे पास भाई, तो हमारे पास निकल के बेटा एक आ जाती है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। भाई कस्टमर को पता तो होना चाहिए ना कि इस गुड्स में चीजें क्या है क्या नहीं है ना। तो ये चीजें क्या हो गई बेटा, इनको हम लोग बोलेंगे राइट्स कहेंगे, क्या बोलेंगे, एज राइट्स के बारे में आएंगे। उसी तरीके से हमारे पास क्या होती है बेटा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी हम लोग जानते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कि वो हमारे पास क्या क्या होती हैं और किस तरीके से हम उसको कंसर्न करेंगे। अब देखिए अब हमारे पास जो कंज्यूमर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहली बात भाई एक आप पहले मार्केट में अगर आप अवेलेबल हैं तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास बी अवेयर, आप पहली बात तो जागरूक रहे
कि आपको कोई बंदा इस तरीके से कोई एक्सप्लॉइट ना करने पाए। तो आपकी सबसे बड़ी तो लायबिलिटी यही हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर चीजों को पहले जांचे परखे समझे, उसके बाद ही आप किसी गुड्स को परचेस करें। आप किसी गुड्स को परचेस करने जा रहे हो, देखो पहले यहाँ राइट समझ लो। राइट टू बी इन्फॉर्म, क्या हम किसी गुड्स को परचेस करने जाए उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, हर चीजों को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर ले। राइट टू सेफ्टी, हमारे पास सुरक्षा का अधिकार हो, भाई किसी गुड्स को कैसे यूज करना है वो हम जान लें। राइट टू हियर, भाई हमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपके सामने वो बात रखें, आप उसे एक्सप्लेन करो, आप उस बात पे रिजल्ट निकालो। राइट टू सीक रिड्रेसल, भाई हमने आपको बात बताई कि सर इस गुड से हमको ये प्रॉब्लम हो गई, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई आप हमें उसके बदले में उसका निवारण करोगे, या तो कंपेंसेशन दोगे, या तो रिफंड अमाउंट करके दोगे। राइट टू चूज, अब मार्केट में कोई कस्टमर गया, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सामने रखे हुए, तो कौन कौन से गुड्स को यूज करना है या कौन कौन से गुड्स को चूज करना है, तो हमारे पास अधिकार है। कोई कस्टमर, कोई जो होलसेलर है, जो रिटेलर होगा, ट्रेडर होगा, वो हमारे पास जबरदस्ती कोई गुड्स थोपेगा नहीं, है ना। अगला क्या, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, भाई कंज्यूमर जागरूक तो रहे, कंज्यूमर जाने तो सही भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी तरीके से बेटा हमारे पास जो सबसे पहली बात निकल के आती है कि बी अवेयर, सबसे पहली बात तो आप जागरूक रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि मान लीजिए तरीके से क्या हो, आप रीड इंस्ट्रक्शन। अगला पॉइंट निकल के हमारे पास क्या आता है, रीड एज अ इंस्ट्रक्शन। तो भाई आप प्रॉपर तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आप एक तरीके से ऊपर समझ लीजिए, ठीक है, उसको भी आप अच्छे तरीके से कवर अप कर पाएंगे। ये चीजें कुछ बेटा हम लोग की चीजें क्या है, ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये हमारे कुछ ना कहते हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम हर चीजें बस केवल ट्रेडर के ऊपर छोड़ दें तो ये चीजें अच्छी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो चीजें भी अच्छी तरह है, हम भी अपना काम प्रॉपर तरीके से कवर करते रहें। अब देखो पहले बी अवेयर हो जाए, प्रॉपर तरीके से सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहे, है ना। अगला क्या होता है बेटा, मान लीजिए एक तरीके से आप पूरे क्वालिटी मार्क को प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। बेटा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि अभी हम लोग आगे जो क्वेश्चन लगाने जाएंगे उन क्वेश्चन में राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही क्वेश्चन पूछेगा। सीबीएसई में भी वही सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको एक्चुअली पहले पता तो होना चाहिए कि आगे क्वेश्चन में कौन कौन चीजें होने वाली है। पता लगा क्लास तो कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है, तो पहले वो तो जान लेते हैं, है ना। तो देखो क्या हो गया, आप अवेयर रहेंगे, आप प्रॉपर तरीके क्या करेंगे बेटा, आप इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर आप क्वालिटी मार्क को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है तो आप अपनी फाइल कहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं, तो आप उनके बारे में भी प्रॉपर तरीके से आप ऑब्जर्व रहिए, एक प्रॉपर तरीके से चीजों को चेक करते रहिए, जानते रहिए, है ना। ये हमारी कुछ क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी प्रॉपर तरीके से आ जाती है। ये सब चीजें जो है हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक। अगर आप मार्केट में रहते हैं तो मान लीजिए अगर आपने किसी गुड्स को परचेस किया तो आस्क फॉर एज अ मेमो। ये कौन सा मेमो होता है बेटा, एज अ कैश मेमो, है ना। इसको एक तरीके से हम लोग बिल भी कहते हैं। भाई आप मार्केट में किसी गुड्स को परचेस करने गए तो भाई सामने वाले से, ये आपका राइट्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले से कैश मेमो ले ले, है ना। वो भी पक्की बिल ले ले भाई, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी सब टैक्स इंक्लूडेड सब होता है, वो चीजें कि अगर कल की डेट में हमने आपके किसी गुड्स को यूज किया और उससे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो हमारे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कैश मेमो के जरिए हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन कुछ भी कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर है बेटा, तो काम करिए फटाक से इसको नोट करिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे जहां हम लोग को क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक। चलिए भाई अब देखिए, अब आते हैं अगले नंबर पहला पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या कहता है भाई, पहला कहता है सर एक बिजनेस है जो मस्ट ले एम्फेसिस करता है ऑन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स एंड एडिक्वेटली सेटिस्फाइंग देम। देखो एक बिजनेस है, मतलब एक तरीके से किसी फर्म के बारे में बात हो रही है, ये कोई फर्म है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्फेसिस करती है कि वो कस्टमर को प्रॉपर तरीके से बेटा क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और एडिक्वेटली उनको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई भी कर रही है। अब बताइए कि ये बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों होना चाहिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए। भैया क्या समझो, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, कंज्यूमर इग्नोर होता है इसलिए क्या, नहीं सर, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, मतलब कंज्यूमर बटे हुए हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। जैसे मान लीजिए कि कॉलोनी वालों ने कुछ लोगों के संग मिल करके या पूरी कॉलोनी वालों ने एक साथ किसी जगह से सामान खरीदा, वो सामान डिफॉल्ट निकल गया, तो एक बंदा क्लेम करना चाह रहा है, बाकी सारे बंदे बोले अरे नहीं छोड़ो हमको उससे क्या मतलब। तो अनऑर्गेनाइज कस्टमर्स पहली बात तो है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन होता है कंज्यूमर्स का, नहीं बेटा ये तीनों नहीं, बस एक पॉइंट ये, क्या बिजनेस यूज करती है एज अ सोसाइटी के रिसोर्सेज को, चाहे वो एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, कोई बंदा हो। जैसे क्या होते हैं देखिएगा, हमारे पास कौन आता है, पहली बात एम्प्लॉय कहां से है, सोसाइटी से आ रहा है। जो हमारी कंपनी में काम करने वाला जो एम्प्लॉयर वो कहां से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। हमारे कंपनी में जो काम करने वाला जो हमें जो गुड सप्लाई कर रहा है, सप्लायर कहां से आता है, वो भी वहीं से आ रहा है। छोड़िए, जो किसी गुड्स को प्रॉपर तरीके से हमसे जो खरीदता है वो कहां से आता है, कंज्यूमर, वो भी हमारी सोसाइटी से ही आता है, ठीक है। जो किसी गुड्स को बनाने वाला बंदा होगा वो भी क्या होगा, प्रोड्यूसर, तो वो भी कहां से आता है, वो भी सर मार्केट से ही आता है।
मतलब सोसाइटी से आता है। तो भाई हम किसी कस्टमर को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं या हम उन्हें एडिक्वेटली उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर हर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई एज अ कंज्यूमर राइट। इसमें हमारा कौन सा कंज्यूमर राइट्स नहीं है? बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकली क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? राइट टू सेफ्टी है बॉस, अभी हमने पहले ही पढ़ा था। राइट टू सीक रिड्रेसल वो भी है बॉस। राइट टू गेट डिस्काउंट ये कुछ अलग आ गया। राइट टू बी हियर्ड एक, मतलब हमारे पास ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है, क्या नहीं है? ये वाला है। तो सबसे पहली बात क्या, ये हमारा राइट्स नहीं है। क्या पूछा था? डज नॉट क्वालिफाई एज अ कंज्यूमर राइट। भाई किसी भी कस्टमर के पास डिस्काउंट पाने का अधिकार नहीं है। ये नहीं कि आप किसी दुकानदार के पास पहुंच जाओगे, बोलो मुझे डिस्काउंट दे दो, ये आपका राइट नहीं है। हाँ वो अलग बात है कि आपका उनसे कुछ एक ह्यूमन एक पर्सनल बिहेवियर उनसे अच्छा खासा एस्टैब्लिश हो गया हो, आते जाते उनसे मुलाकातें अच्छी खासी हो गई हो, तो हो सकता है कि आपको जान पहचान के चक्कर में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर दे। लेकिन ये कंज्यूमर्स के पास क्या है, एक तरीके से ये उनके राइट्स नहीं है। राइट्स में क्या है, हमारे सर सेफ्टी का अधिकार, हाँ वो मेरा है। सिक रिड्रेसल, हमने कोई गुड्स लिया, चीजें खराब हो गई, रिफंड मांग रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी चीज हमारे पास आ गई। हियर हमें सुनने का अधिकार है ना, हमें सुना, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, वो सब चीजें हैं। तो राइट टू बी गेट डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट ऑफर हमारे पास नहीं होगा बेटा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या होगा, इज अ करेक्ट। क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डन। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, आइए थर्ड नंबर पॉइंट पे। क्या कहा हुआ भाई, ए कंप्लेंट कैन बी लॉन्च अगेंस्ट डैश हु एंगेज इन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब देखिए अगर कोई कंप्लेंट लॉन्च की गई है अगेंस्ट किसके खिलाफ, हु एंगेज इन अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जो बंदा कर रहा है। अब समझिएगा ये चीजें किसके ऊपर लागू होती है, मैन्युफैक्चरर के ऊपर लागू होती हैं, ट्रेडर्स के ऊपर लागू होती हैं, कंज्यूमर्स के ऊपर, या बोथ ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स। भाई जो सामान बना रहा है उसके ऊपर भी और जो सामान बेच रहा है उसके ऊपर भी, सीधा सा बंदा बात समझिएगा। अकेला जिम्मेदार खाली क्या है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। अकेला जो रिस्पॉन्सिबल है बंदा ट्रेडर नहीं है। अकेला बंदा कंज्यूमर तो ऑलरेडी भाई किसी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, भाई तो कंप्लेन आपके खिलाफ फाइल केस करेगा ना। ये तीनों तो ऑलरेडी नहीं होते। हाँ जो सर ऑलरेडी क्या कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर तरीके से गुड्स को बना रहा है, और वो ट्रेडर जो किसी सामान को उठा करके मार्केट में सेल आउट कर रहा है, वो कहां आ जाएंगे आपके बेटा, इसी सिस्टम में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को करेक्ट कर लीजिएगा सही नंबर करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे क्लियर कर लीजिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत एक इजी वे में हम लोग बस 15-20 क्वेश्चन को बहुत इजी झटके में हम सॉल्व कर देने वाले हैं, है ना। चलिए फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई अगला 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई क्या कहता है, कहता है सर समझिएगा, इसमें कह रहा है कि एक नव्या है और उनके हस्बैंड और उनकी एक डॉटर भी है। तो हर डॉटर्स मतलब उनकी लड़कियां हैं शायद हैं, तो फ्लू फ्रॉम वो उड़ते हैं आकाश में ऐसा बैंगलोर से दिल्ली, और कौन से एक कंपनी की कोई फ्लाइट सर्विसेज है उसके थ्रू। ऑल ऑफ देम हैड रिसीव्ड बोर्डिंग कार्ड, सबके पास प्रॉपर तरीके से बोर्डिंग कार्ड्स ऑलरेडी उनके पास रिसीव है, जो एयरलाइंस की तरफ से इशू होता है। आपको पता है कि हवा में उड़ने से पहले आपको एक बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा, कार्ड दे दिया जाएगा, जिसके जरिए आप दिखा करके आप ऑलरेडी वहां से, इट जस्ट लाइक ए टिकट टाइप्स। तो नव्या क्या होती है, स्टेटेड इन हर लॉसूट, उन्होंने अपने एक मुकदमे में एक बात कही, क्या कही कि एयरलाइंस ने लेफ्ट हर इंटायर फैमिली, मतलब एयरलाइंस कंपनी ने उनकी फैमिली को क्या किया, एट द बैंगलोर एयरपोर्ट लेफ्ट, वहीं पे छोड़ दिया पूरी फैमिली को, विदाउट अलर्टिंग देम, मतलब बिना उन्हें इन्फॉर्म किए हुए या बिना उन्हें अलर्ट किए हुए, बगैर क्या हुआ, वो आकाश में उनकी जो फ्लाइट थी वो उड़ गई, मतलब उनकी फैमिली को नहीं बताया। ठीक है, फैमिली उसी जगह एयरपोर्ट पर ऑलरेडी खड़ी है। अब कह रहा हुआ है कि इनफैक्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर ऑलरेडी देयर, जबकि वो ऑलरेडी वहीं पे अवेलेबल थे। देखिए आगे लिखा, मेंशन भी किया हुआ है, द फैमिली वाज फोर्स्ड टू स्टे इन अ होटल। अब तरीके से क्या क्या भाई कि फैमिली को फोर्स किया गया भाई कि आप उस होटल में रहिए, या और उसके बाद एक बदले फ्रेश टिकट लीजिए उसी दिन में। तो आफ्टर हियरिंग द प्ली, अब इस प्ली के थ्रू द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल, जिसको बोलते हैं बेटा कमीशन, SCDRC, उन्होंने ऑर्डर दिया एयरलाइंस को, ठीक है, बिजनेस को, कि भाई आप पे करिए नव्या को और उसकी फैमिली को 65,000 रुपीज, और डिटरमाइन करिए विच कंज्यूमर राइट्स आर बीइंग एक्सरसाइज इन द सिचुएशन ऑन हैंड एट हैंड। अब ऐसी सिचुएशन में सोचिए, वो लोग तो चले, ठीक, उनकी फैमिली एयरपोर्ट पे ही है, बिना एयरलाइंस ने उनको अलर्ट किए हुए, बिना उनको इन्फॉर्म किए, बिना अपनी जहाज उड़ाई और सीधे निकल गए। ठीक है, फिर उनके बात मान भी नहीं रहे, तो उन्होंने भाई सबसे बात कही और कही, बोला कि आप होटल में रुकिए अपने, या तो नए फ्रेश टिकट आप परचेस कर लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो
स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कमीशन ऑलरेडी बैठा हुआ है वो क्या करता है, ऑर्डर करता है उस एयरलाइन बिजनेस को और वो नव्या को उनकी फैमिली को 65,000 रुपए 65,000 रुपीज देने की बात कर देता है। अब आप बताइए बेटा इसमें कौन सा कंज्यूमर है, क्या उनकी बात सुनी गई? एक चीज सिक्योरिटी, सेफ्टी और कंज्यूमर एजुकेशन। तो बेटा देखो पहली बात उनको एजुकेशन थी, मतलब नॉलेज था, तभी तो जाके वो प्ली करती है, मतलब अपना जो केस डालती है। तो ऑलरेडी बेटा ये तो होने वाला नहीं है। एक चीज है उनकी बात रखी गई, सुनी गई, हाँ बात सुनी गई तभी तो बात आगे बढ़ी है, उनके बदले में उनको 65 रुपीज मिलने की बात हो गई है, मतलब ये बात हियर से आगे चली गई है। तो बेटा हियर वाला भी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होगा। सेफ्टी क्या है भाई, सुरक्षा का अधिकार, फैमिली सुरक्षित है, सब कुछ सही है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस खाली क्या हुआ कि जहां से हमें उड़ना था और जहां तक पहुंचना था हम वहां नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो एयरपोर्ट की सॉरी एयरलाइन की गलती थी। तो क्या होगा बेटा, सेफ्टी भी इसमें नहीं आता है। सीक्रेट रेसल क्या कहता है कि जहां पे आपको उसके बदले में या तो रिफंड मिलेगा या तो कंपेंसेशन अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, या तो रिफंड मिलेगा या तो कंपेंसेशन मिलेगा। तो वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, इसको बिल्कुल क्लिक कर लीजिए और इस आंसर को अपने पास लिख लीजिए और फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है सर ऐश्वर्या एक फाइल करती है कंप्लेन विद द स्टेट कमीशन आफ्टर द ओनर रिफ्यूज टू गिव हर कस्टडी ऑफ द मर्चेंडाइज डिस्पाइट हर पेइंग द फुल प्राइस एज पर द टर्म्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द प्राइसिंग सिस्टम। मतलब एक ऐश्वर्या है जिन्होंने कंप्लेन फाइल करती है, वो भी स्टेट कमीशन के साथ में, ठीक है, अपने ओनर्स के खिलाफ, जो ओनर उनका रिफ्यूज कर देता है उनकी कस्टडी लेने से, उनके सारे प्रोडक्ट जो गुड्स होते हैं उसके लिए, ठीक है, जबकि ऐश्वर्या ने वो सारे का सारा पेमेंट किया था, वो सारे प्राइस पेमेंट किए थे जो वो प्राइसिंग सिस्टम का जो ऑलरेडी टर्म्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अलावा। लिखा हुआ कि डिटरमाइन करिए विच कंज्यूमर राइट्स आर बीइंग एक्सरसाइज इन द सिचुएशन एट हैंड। अब आपको बताना है बेटा इसमें कौन सा कंज्यूमर राइट्स यहाँ पर ऑलरेडी एक्सरसाइज किया जा रहा है इस सिचुएशन में। अब आपका इसमें आंसर क्या होगा, थोड़ा आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अब देखिए यहाँ पे ऐश्वर्या फाइल कर रही है, यहाँ पे कोई अभी कंपेंसेशन कुछ अमाउंट नहीं मांगा गया, बस ये बताया गया है कि भाई हमारी बात रखो तो सही, सुनो सही। तो सेफ्टी का अधिकार बेटा यहाँ तो नहीं है, यहाँ पैसा मिल रहा है जी नहीं, वो भी नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पे कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है। एजुकेशन है तभी तो हमने प्ली किया हुआ है, तो ये भी काम नहीं हो पाएगा। अब कहा गया सर हमारी बात सुनी जा रही है, तुमने प्ली रखा हुआ है, एक केस किया हुआ है, तो बेटा आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जहां पे वो प्रॉपर तरीके से ऐसी सिचुएशन में उनकी बात सुनने के अधिकारी होंगे, तो यहाँ पे उनकी बात को सुना जाएगा। करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। अब देखिए आगे क्या कहता है, छठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है कि भाई एक बात बताइए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एक जुडिशन है टू entertain complaints where the value of goods or services paid as consideration does not exceed। अब भाई देखो बेटा तीन कमीशन हमारे पास होते हैं, कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितना, कौन कौन सा होगा भाई, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्टेट कमीशन हमारे पास हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, नेशनल कमीशन हो जाएगा। तो भैया अगर आपका बिलो 1 करोड़ रुपया, अभी आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो अगर 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपका कोई केस है, कितने का बेटा, 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपका कोई केस है, तो सीधी सी बात है उसको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर में रखा जाएगा। लेकिन वो 1 करोड़ रुपया हो या तो 1 करोड़ रुपए से कम की बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर मान लिया आपने कोई मोबाइल फोन लिया जिसकी वैल्यू थी 2 करोड़ 40 लाख रुपया, तो बेटा वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा, बल्कि बात कहां जाएगी, स्टेट में जाएगी। ये कितना होंगे, ये चलेंगे सर 1 करोड़ से लेकर के कितना चले जाएंगे, ये 10 करोड़ रुपए तक का अगर आपको कोई केस होता निकल के आता है, आप यहां जाइए। और अगर 10 करोड़ रुपए से अगर आपके ऊपर की कोई अगर वैल्यू है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 10 करोड़ टू अबव, तो ऐसी सिचुएशन में आपका होगा वो नेशनल कमीशन में जाएंगे। बेटा याद रखिएगा ये डिस्ट्रिक्ट ये सब होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट या तो इनको आप फोरम कह लीजिए, पहली बात डिस्ट्रिक्ट, या तो आप इन्हें फोरम कहिए या तो इन्हें आप कमीशन कहिए। कोई भी गलती से एग्जाम में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख करके नहीं आएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बच्चे जो होते हो ना वो जाकर के सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख करके आते हो, ठीक है, उसको आप जाकर के यहाँ पे हाई कोर्ट लिख करके आते हो। बेटा ये सब नहीं लिखना है, हाई कोर्ट लिख करके आओगे या तो वहां पे जाकर के जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लिख करके आओगे, ये सब नहीं लिखना बेटा। क्या लिखना है, या तो सर डिस्ट्रिक्ट फोरम या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट फोरम या तो स्टेट कमीशन, नेशनल फोरम या तो नेशनल कमीशन। बात क्लियर आपको हो गई, तो बात समझ के रखिएगा, इन चीजों में ही फोकस करना होगा। तो बेटा क्या होगा, कहानी सर कितना नहीं एक्सीड होनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात निकल के आ रही है, तो आपके आंकड़े के मुताबिक सर बिलो 1 करोड़ रुपए, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल आप करेक्ट मान लीजिए।
क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलो भैया फटाक से स्क्रीनशॉट लेते हैं और तुम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो भाई अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें बताइए कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट, गलत है। नेशनल कमीशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है, 100% 70% सही है, तो इस पे हमको नहीं देखना है, मेरा पहला पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। कह रहा है स्टेट कमीशन एंड द डिस्ट्रिक्ट फोरम्स आर सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इसमें थोड़ा सा लोचा लग रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड, अब हम आगे क्यों पढ़ रहे हैं वो समझिएगा बेटा, जरूरी नहीं ना कि हमने सेकंड नंबर पे देखा हो, तो इससे भी बेटर आंसर नीचे छुपा हो, है ना। कुछ कुछ सिचुएशन में चीज हो जाती होंगी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने हैंडल अपने पास ले लिया कि डिस्ट्रिक्ट फोरम को भी लागू कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी सर किंतु परंतु वाला हिसाब किताब तो लगा ही रहता है ना, भूल चूक लेनी देनी वाला। कहता है सर इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द नेशनल कमीशन कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन 45 डेज, मतलब पूरे 45 दिन के भीतर आप दोबारा अपील कर सकते हो। ऐसा कहां पे आप कर दोगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में अगर हम अपने आप को एप्लीकेबल नहीं कर पाते हैं, हम सेटिस्फाई नहीं है, तो आफ्टर 30 डेज हम सुप्रीम कोर्ट के पास, देखिए यही बात निकल के आएगी, सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं बोलना है, क्या करना है, या तो हमारे पास वो होगा स्टेट फोरम होगा, पहली बात तो समझिएगा, या तो हमारे पास स्टेट कमीशन होगा, गलती से भी वहां कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लिख करके नहीं आने वाला है, ये बात को ध्यान रखिए। कभी कभी आप क्या करते हो ना, एग्जामिनेशन के आप बैठोगे और आपको याद तो आता नहीं, अरे डिस्ट्रिक्ट करके कुछ तो होता है, फिर आप लिख दोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आप लिख दोगे हाई कोर्ट, फिर आप लिखोगे सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब चीजें नहीं करनी है, साफ साफ याद रखिए रहिएगा। तो क्या होगा बेटा, अब ये कह रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है भाई, हम अपील कर सकते हैं अगर हम किसी नेशनल कमीशन से, मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट से खुश नहीं थे तो स्टेट पास गए, स्टेट में खुश नहीं थे तो नेशनल के पास गए, अगर नेशनल कमीशन से भी अगर हमको उस तरीके का अगर वो क्या बोलते हैं हैप्पीनेस नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल पा रही बेटा, तो सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर हम अपील फिर करेंगे वापस, और कहां पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंचेंगे, लेकिन 45 डेज के अंदर हमको उसका प्ली करना पड़ेगा, मतलब हमें अपना केस वहां रखना पड़ेगा। State Commission has a jurisdiction to entertain complaints where the value of goods and services paid as consideration exceed 1 करोड़ रुपया। तो भाई स्टेट कमीशन कहता है भाई कि हम तभी किसी गुड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, आपके अपील को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जब उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा होगी। अभी मैंने आपको रिसेंटली पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 करोड़ रुपया, डिस्ट्रिक्ट फोरम से अगर हम अपील नहीं कर पाते, मेरी वैल्यू से ज्यादा है, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, मतलब above 1 करोड़ बट बिलो 10 करोड़, वो हम कहां चल जाएंगे, स्टेट कमीशन में जाके केस करेंगे। और अगर हमारी वैल्यू 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो कहां पहुंचेंगे, नेशनल कमीशन। मतलब देखा जाए भैया तो ऑप्शन नंबर ए ये भी बिल्कुल सही है, सी है वो भी बिल्कुल सही है, डी है बिल्कुल वो भी सही है। तो बेटा लिखा हुआ कि स्टेट कमीशन और जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो सेटअप करती है स्टेट गवर्नमेंट, तो भाई बात ये बिल्कुल गलत है, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और कभी भी डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन को वो हैंडल आउट नहीं करेगी, ना तो उन्हें एग्जीक्यूट करेगी। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे आपका होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक, चलिए। लिखा हुआ है सर द कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ, जिससे, अब देखिए एक कंज्यूमर के पास राइट है जो प्रोटेक्ट करता है आपको उन गुड्स एंड सर्विसेज से जो आपकी लाइफ के लिए खतरनाक है, हेल्दी नहीं है, और प्रॉपर्टी या हेल्थ हो, ठीक है, लाइफ हेल्थ प्रॉपर्टी तीनों को आप बचाता रहता है। तो बताइए यहाँ पे कौन से राइट ऑफ द कंज्यूमर के बारे में बात की जा रही है। तो बेटा जहां पे आपको, अब ये देखिए, प्रॉपर्टी से अधिकार, ठीक है, आपको सुरक्षा मिले, आपको हेल्थ से सुरक्षा मिले, आपको आपके लाइफ से सुरक्षा मिले, तो बेटा ये सारे अधिकार किसके पास आते हैं, तो ये सारे जो भी ये जो हमारे राइट्स होते हैं वो किसके पास आते हैं, राइट टू सेफ्टी। तो आंख बंद करके खाली क्या करना है, राइट टू सेफ्टी वाले पे क्लिक कर लेना है, लेकिन याद रखिएगा आपको आंख बंद नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको आंख खोलना है, और आंख खोलने के बाद क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करेंगे, आंख बंद करके करेंगे गधा, तो क्या होगा, एक ही जगह आप सी पे आ जाएंगे, है ना। तो वो वाला काम नहीं करना है अपन को, क्या करना है, तो राइट टू सेफ्टी वाले पे क्लिक करिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और एक चीज आपको मैं साफ साफ बिल्कुल से बता दूं बेटा, जब भी आप किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व जब करेंगे तो हमेशा प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से आंसर लिखना समझिएगा। जैसे हमारा लिखा हुआ हमारा आंसर, तो अगर हम इसको आंसर लिखने जाएंगे ना, तो इस आंसर में कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे, कैसे, कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, तो 9 नंबर, फिर कौन सा ऑप्शन सही है, सी, तो 9 का सी, और क्या लिखा हुआ है, राइट टू सेफ्टी। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे राइट टू एज अ सेफ्टी के बारे में आप कर लोगे, क्लियर बात। तो ये आप इस ऑप्शन लिखोगे, पूरा का पूरा आपको आंसर से लिखना होगा, तब जाके एग्जामिनर इसको सही करेगा और यहाँ पे आपको एक नंबर थमा देगा, क्लियर बात। चलो भाई फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाइए।
अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओहो सॉरी 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 बच्चों, देखिए वो क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा गलती से वो ना बोर्ड बाहर हिल गया था। देखिए एक चीज को थोड़ा अच्छे से समझ करिएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खराबी नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ है, समझिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से सेम जैसे ही है। इस वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर क्या है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर सी होगा, जहां पे राइट टू सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, राइट टू सेफ्टी के बारे में। क्यों, क्योंकि आप आपके लाइफ के बारे में बात की जाती है, हैजार्डस के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। हुआ क्या ना कि अभी जैसे मैंने इसको ये लिखने के लिए मैंने यहाँ पे बटन क्लिक किया तो क्या वो 8 नंबर 9 नंबर से रिप्लेस हो गया और मैंने फिर क्वेश्चन ऊपर पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंस है। तो जिन लोगों ने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किया उसको कट कर दीजिएगा, वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर हमने इस क्वेश्चन को देख के पढ़ा था, तब हमने वहां पे आंसर मेंशन किया था। ठीक है, अब देखो जो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, वो देखो बिल्कुल सेम उसी तरीके से। ये खाली क्या करता है कि कंज्यूमर के पास ऐसी राइट्स बताइए जो फाइल करता है कंप्लेंट टू बी हियर्ड इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन विद अ गुड और सर्विसेज। अब बताइए यहाँ पे देखिए ना, बिल्कुल एक तरीके से ही लिखा हुआ खाली क्वेश्चन है, इसी में खाली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, तो लिखा हुआ कि द कंज्यूमर हैज द राइट, जो कंज्यूमर के पास एक राइट है किसी कंप्लेन फाइल को कंप्लेन करने की, जो एंड टू बी हियर्ड इन केस ऑफ, सुनने जाने की, तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, विद गुड और सर्विसेज के बारे में। तो कौन सा बेटा होगा, सीधी बात यहाँ पे सुने जाने की बात हो रही है ना, कस्टमर के बाद बोलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर क्लिक हो जाएगा इसका आंसर। देखो फिर आगे भाग गया, देखे ये क्या हो गया, यहाँ बेटा 9 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट टू बी हियर्ड, जहां पे आपको सुनने का अधिकार होगा। ठीक है, जहां पे कस्टमर अगर किसी तरीके से किसी गुड्स को यूज करने पर अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो भैया उनकी बात को सुने जाने का भी तो अधिकार होना चाहिए ना उनके पास। ठीक है, चलो भाई फटाक से, तो उस पुराने वाले गलती को, मिस्टेक को थोड़ा भाई भूल चूक लेन देने की हिसाब करके आगे बढ़ जाइएगा, मैंने सही करा दिया। ठीक है, चलो भाई अब आगे आ जाते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे। अब देखो 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है सर रश्मि सेटअप करती है कंपनी नेचुरल लिमिटेड को नाम से, जो मैन्युफैक्चर करती है लिपस्टिक को, और वो यूज करती है एज अ फ्लावर्स के, वो फ्लावर्स को बेसिकली यूज करती है लिपस्टिक को बनाने के लिए, ग्रोन इन हर फॉर्म, जो ऑलरेडी वो फ्लावर्स जो ऑलरेडी उनके फार्म में अवेलेबल होते हैं या ग्रो करते हैं। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, वो केमिकल्स को यूज नहीं करती हैं जो कि हैजार्डस होते हैं आपके हेल्थ के, जो आपके हेल्थ को खराब करेगा। अब आपकी मतलब जो अगर लेडीज होंगी, गर्ल्स होंगी, वुमेन्स होंगी, तो उनके लिए लिपस्टिक बेसिकली यूज होता है। तो द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट वाज इको फ्रेंडली। अब जो उनके प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है ना बेटा, वो भी क्या है, बिल्कुल इको फ्रेंडली है। ठीक, एंड हैड डिटेल्स लाइक उनके प्राइस, क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन फॉर यूज एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पैकेजिंग पे आपके सामने वो प्रोवाइड करके दे देते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कैरीज द कॉन्टेक्ट डिटेल्स लाइक उसमें एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, नेचुरल कंज्यूमर सर्विसेज एंड ग्रीवेंसेस सेल, सब कुछ आपको अवेलेबल करके दिया, मतलब कस्टमर को किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होने ही ना पाए। एंड कहता है द लिपस्टिक बिकेम वेरी पॉपुलर। अब जो आपकी लिपस्टिक क्या हो गई, बहुत ज्यादा उस तरीके से उनकी मार्केट में पॉपुलर बन गई। ठीक है, और स्टार्टेड करते हैं गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे विदेश विदेश से उनको ऑर्डर आना शुरू हो गया। विदेश तो नहीं, फिलहाल विदेश में ही मैडम है। And this initiative by Rashmi helped in creating employment opportunity in her village। और इससे क्या होता है, इस इनिशिएटिव का फायदा ये हो जाता है कि रश्मि हेल्प करती हैं, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, कहां पे, अपॉर्चुनिटी बेसिकली अपने ही गांव में, जिस गांव से ऑलरेडी उनका आना जाना हुआ होगा, जहां से उनकी पैदाइश रही होगी। अब कहा है कि सर क्वेश्चन का आंसर बताइए, द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट वाज इको फ्रेंडली एंड हैड डिटेल्स लाइक उसमें प्राइस है, क्वांटिटी है, इंग्रेडिएंट्स है, डायरेक्शन है, सब कुछ दिया हुआ है। तो बेटा इसमें आपका आंसर क्या होगा, जहां पे कस्टमर को प्रॉपर तरीके से हर चीजें अप्लाई करके आपके सामने रखा गया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, सीधा सा बात था सर कस्टमर को पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, कि सर हम ऑलरेडी क्या क्या करते हैं, जैसे हमारी प्राइस क्या होगी उसके बारे में बताना, क्वांटिटी के बारे में बताना, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना, डायरेक्शन फॉर यूज के लिए बताना, या फिर और भी कुछ अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें आंसर, देखो ये बिल्कुल एक करेक्ट नंबर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी में देखो इसी का पार्ट और कहता है, वो कहता है कि सर इट ऑल्सो कैरी करती है कॉन्टेक्ट डिटेल लाइक में एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, नेचुरल कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंसेस सेल को भी दिखाती है। अब बताइए विच राइट ऑफ कंज्यूमर इट डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है इसके स्टेटमेंट में, जो कि रश्मि जो प्रोवाइड कर रही है। अब आप बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखिए जहां पे कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके कोई ग्रीवेंसेस हो, तो उनको कहां रखा जाएगा, तो कस्टमर की बात सुनी जाएगी।
तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आप वैसे आप सेल दे रहे हो, आप फोन नंबर दे रहे हो, आप ईमेल एड्रेस दे रहे हो, है ना, सब चीज दे रहे हो, तो क्या होगा बेटा, जहाँ पे कस्टमर को सुनने की बात निकल के आएगी, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसका आपने ऑप्शन नंबर लिख लेना है ए नंबर। क्लियर बात। एंड लास्ट कहता है विच सोशल ऑब्जेक्टिव इज बीइंग फुलफिल्ड बाय रश्मि। बताइए यहाँ पे रश्मि कौन सा, प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, हाँ जी। यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रही है, बिल्कुल सही बात है सर। ऑल ऑफ दिस सर, सीधा सीधा क्या करना होगा, आंख खोलना होगा और ऐसा ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर देना होगा। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, फटाक से स्क्रीनशॉट लेने का और आगे बढ़ जाने का। चलिए फटाक से लीजिए बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, आधी घंटा हम लोग ऐसे निकल गया। हर्ष है कि आस्क करते हैं फॉर अ बॉटल ऑफ मिनरल वाटर फ्रॉम अ शॉपकीपर से, द मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो प्रिंटेड की गई है बॉटल पे वो 20 रुपए की गई है, ओनली वेयर एज द शॉपकीपर वाज चार्जिंग 35 रुपीज। लेकिन वो जो आपका शॉपकीपर वो 35 रुपीज चार्ज कर रहा है, मतलब ओवर चार्जिंग कर रहा है। भाई कोई भी बिस्लरी की बॉटल या कोई भी बॉटल ले जाओ 1 लीटर वाला, वो 20 रुपीज की पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमआरपी मैक्सिमम रेंटल प्राइस आपके सामने प्रेजेंट करके रखा हुआ है, लेकिन भाई साहब 35 रुपीज ले रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ मैनी आर्गुमेंट्स द शॉपकीपर वाज नॉट रेडी टू सेल द बॉटल फॉर लेस देन 35 रुपीज। इतने सारे आर्गुमेंट्स करने के बाद भी जो आपका शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है, वो रेडी नहीं हो रहा है 35 रुपए से कम में बेचने के लिए। तो हर्ष वाज इन नीड ऑफ इट, एंड अब हर्ष को भाई क्या चाहिए, पानी, प्यास लगी है, पानी चाहिए, एंड हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू बाय। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं जहां पे उस गुड्स को परचेस करने के अलावा। तो आइडेंटिफाई करिए कौन सा राइट बेटा यहाँ पे हर्ष कैन एक्सरसाइज कर सकता है, अगर उसके खिलाफ अगर हमको बात अगर रखना होगा या बात करना होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा बेटा, वो भी ध्यान दे दीजिएगा। पहली बात, पैसा तो हमें चाहिए नहीं, पहली बात। चॉइस तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छे से पता है, मतलब हमारी बात जहां सुनी जाए। तो यहाँ पे कौन सा एक्सरसाइज होगा बेटा, तो राइट टू बी हियर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इज करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन को बिल्कुल सही कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। क्लियर बात बेटा। चलो भाई फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई अगला क्या कहता है वो भी ध्यान दीजिए फटाक से। 12 में होता है, so for the following statements choose the correct option। फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट क्या बोलता है वो भी ध्यान दीजिएगा। सर assert yourself to ensure that you get a fair deal। आप अपने आप को खुद ही इंश्योर कर लीजिए कि आपको जो डील मिल रही है बिल्कुल फेयर डील मिल रही है। क्या इज द कंज्यूमर राइट, तो क्या ये कंज्यूमर राइट है, सर कहां से हो पाएगा भाई। अब मैं अपने आप से बता दूं कि मैंने जो गुड्स पाए बिल्कुल फेयर डील है, मैंने जो डीलिंग की बिल्कुल फेयर डीलिंग है, ये तो कोई राइट्स हमारे पास है नहीं। ठीक, हम अपने आप को भगवान समझ लिए, भाई ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड बेटा, राइट टू बी हियर्ड मींस राइट टू फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद अ गुड्स और सर्विसेज। और दूसरा क्या कि आपके सुने जाने का अधिकार है कि अगर आपको किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने पे अगर आप उसे आपका कंप्लेन करना चाहते हो, अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप वो कंप्लेन कर सकते हो। क्या ये आपका कंज्यूमर राइट्स है, जी हाँ ये तो राइट्स है सर, कि किसी गुड्स को यूज करेंगे वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या उससे अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, स्टेटमेंट नंबर 1 हमें गलत लग रहा है और 2 हमारा बिल्कुल सही लग रहा है। अब देखिए ऑप्शन देखिए कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज नॉट करेक्ट। गलत सर, आप गलत हैं, हट जाइए यहां से। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नहीं सर, तो आप तीनों लोग नहीं है, जिसका मतलब क्या बेटा, सेकंड नंबर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे सामने, क्या कि सेकंड हमारा करेक्ट है और जो हमारा जो फर्स्ट है वो नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया बेटा, बी नंबर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे तरीके से आंसर को यहाँ पे ऐसे मेंशन करके लिख दीजिएगा। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए भाई फटाक से स्क्रीनशॉट लेने का और आगे बढ़ जाने का। क्या कहता है भाई वो भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सर 13 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई, एमसीक्यू कह रहा है सर कि पूजा परचेस करती है कार जो कि 18 लाख रुपए की है एक ऑटोमोबाइल कंपनी से, एंड फाउंड इट्स इंजन डिफेक्टिव। उनको पता लगता है कि जो इंजन है वो ऑलरेडी क्या है, डिफेक्टिव है। ठीक है, तो शी फाइल्ड अ कंप्लेंट इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में, बट शी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो क्या करता है वो क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी सेटिस्फाई नहीं है बेटा। क्या वो सेटिस्फाई नहीं है, कहां से, उसने अपना केस जो रखा था डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम के दिए गए जजमेंट के बेसिस पे वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। तो एंड डिसाइडेड टू अपील फर्दर, और वो डिसाइड करती है अपील करने के लिए। तो सजेस्ट करिए हर द फाइनल हाईएस्ट अथॉरिटी वेयर शी कुड अपील। अब बताइए, अब आपको बताना होगा, सजेस्ट करिए वो फाइनल हाईएस्ट अथॉरिटी जहां पे वो अपील कर सके। इफ नॉट सेटिस्फाइड अगेन बाय द डिसीजन ऑफ द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। बेटा अगर हमको सबसे पहले अगर केस करना भी होगा तो हम कहां करेंगे,
डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है कि डिसीजन ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट अथॉरिटी कौन किसको लिया होगा सर, वो गया होगा स्टेट फोरम के पास या तो स्टेट कमीशन के पास गया होगा। अगर यहां भी फुलफिल नहीं हो गया तो बंदा कहां चला जाएगा, तो सबसे पहले अच्छी सी बात है उसके पास कहां भेज दीजिए उसको, आप नेशनल कमीशन के पास भेज दीजिए या नेशनल जो फोरम होगा आप उसके पास उनको भेज दीजिए। तो नेशनल कमीशन या नेशनल जो फोरम होगा वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? बात करोगे बेटा तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला होगा, तो 30 नंबर देख लीजिए लिखा हुआ है स्टेट कमीशन, हाई कोर्ट, नेशनल कमीशन या सुप्रीम कोर्ट। भैया सीधे उनको भेजिए नेशनल कमीशन के पास, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत परेशानी बेटा अगर होगा तो बिल्कुल इसको मेंशन करिएगा अपने हम लोग के आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। एमसीक्यू की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है जहां तक मुझे पता लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन, हाँ जी खत्म हो गई है। अब कह रहा है सर कि आपको यहाँ पे टोटल, अब आपके पास बेटा क्वेश्चन आंसर आ गया, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपके पास आएगा। कितने मार्क्स में आएगा आपके पास, ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, 6 मार्क्स में आपको मिलेंगे। कहा है सर कि रीना परचेस करती है 1 लीटर ऑफ प्योर देसी घी एक शॉपकीपर से। आफ्टर यूजिंग इट शी हैड अ डाउट दैट इट इज एडल्ट्रेटेड। उसको बाद में पता लगता है यूज करने के बाद कि वो मिलावटी घी है। एडल्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, मिलावटी घी होना या घी नहीं होना, मतलब मिलावटी होना किसी प्रोडक्ट में। सी सेंट इट फॉर अ लेबोरेटरी टेस्ट, वो एक लेबोरेटरी टेस्ट में भेजती है चीजों को चेक करने के लिए भाई कि वास्तव में जो कह रही है वो सही है कि गलत है। तो विच कंफर्म दैट द घी इज एडल्ट्रेटेड, तो बाद में ये लेबोरेटरी से कंफर्म हो गया क्या कि जो घी है वो एडल्ट्रेटेड है, वो मिलावटी घी है। स्टेट करिए बेटा कोई 6 रिलीफ्स बताइए अवेलेबल जो रीना के लिए होंगे इफ शी कंप्लेन, अगर वो कंप्लेन करती है तो। एंड द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, और वो कंप्लेन पे आपकी जो सुप्रीम कंज्यूमर कोर्ट होगी वो तभी अपील करेगी, तभी बात को आगे बढ़ाएगी जब वो इस बात से एग्री करेगी। एग्री तो कर देना चाहिए भैया। तो देखिए बेटा 6 रिलीफ के बारे में ऑलरेडी हम लोग के सामने प्रेजेंट करके बताया गया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या होगा भाई, देखो हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, पहले हमें रिलीफ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा, रिलीफ के बारे में पढ़ना है। तो देखो पहला रिलीफ हमको टोटल 6 लिखना होगा और सबको लिखना भी होगा और इसमें आंसर को मेंशन भी करना होगा, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अब देखिए क्या क्या हुआ है, पहला बेटा क्या कर लीजिए, पहला सर क्या कर लीजिए, पहले में सर क्या कर लीजिए, मैं गुड्स को क्या कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। तो पहला हमारे पास रिलीफ क्या हो जाता है, एक्सचेंज कर लीजिए प्रोडक्ट को, एक चीज है, ठीक। ये हमारे पास से पहले हमारी क्या है, हमारे पास एक रिलीफ हमको मिल सकती है, पहला पॉइंट हो सकता है, ठीक। अगर एक्सचेंज नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज मतलब वही रिप्लेस कर सकते हैं इसको, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिप्लेस नहीं करते हो सर तो हमें उसके बदले में हमें उसका रिफंड दे सकते हो। मतलब हमारे पास सेकंड रिलीफ भी अवेलेबल है, मतलब कस्टमर के पास ये अवेलेबल है बेटा कि एक अगर हमको एक्सचेंज या रिप्लेस नहीं होता है तो हमारे पास क्या होगा, रिफंड हमको मिल सकता है, ठीक है। चलो भाई रिफंड भी अगर हमारे पास अवेलेबल हो गया तो क्या होना चाहिए, अब पहली बात हमें एक, अगर आप कर सकते हो तो हमें पेमेंट करो, एक रीजनेबल अमाउंट दो, क्योंकि आपके घी को यूज करने से हमें क्या हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। पे अ रीजनेबल अमाउंट, पहली बात हमको ये भी अच्छी खासी मिल सकती है जो रिसीव करने पर हमको प्रॉब्लम मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और है क्या, पे अ प्यूनिटिव डैमेजेस, बेटा जब छोटे जो डैमेजेस हमारे सामने आ जाते हैं, जो निकल के आ जाते हैं, तो उसकी भरपाई करने के लिए जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर होगा, वो क्या करेगा, हमें डैमेज का बदले में हमें कुछ ना कुछ उसकी भरपाई करके देगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक तरीके से रिलीफ अवेलेबल हो सकता है। उसके बाद बेटा क्या हो सकता है कि आप विड्रॉ कर लीजिए, सबसे पहली बात होता है ना कि टू विड्रॉ कर लीजिए घी को, तो टू विड्रॉ एडल्ट्रेटेड घी, तो एडल्ट्रेटेड जो घी आप हमें दिए हुए उसको पहले आप क्या करो, मार्केट से हटाओ, हमारे यहां से भी हटाओ, अपने पास से भी हटाओ, उसको रिप्लेस करो, एक्सचेंज करो, जो भी करो, ये भी हमारे पास अच्छा खासा बेटा रिलीफ है। एंड लास्ट पॉइंट क्या करता है, ठीक है, तो सबसे पहली बात सीज कर दो, किसको, मैन्युफैक्चरर को, जिन्होंने इस तरीके से गुड्स को बनाया है, तो सीज मैन्युफैक्चरर कंपनी, ठीक, जहां पे आपके इस घी को प्रोड्यूस किया जाता है, जहां पे आपके इस घी को मेक बनाया जाता है, ऐसी जो क्या किया जाए वहीं पे बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी एक साथ में। तो क्या हो गया बेटा, तो देखिए टोटल आपके पास यहाँ पे 6 रिलीफ निकल के आपके सामने अवेलेबल हो गए। एंड द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाई होगी उस जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट। तो अगर आपकी कंप्लेंट अगर क्या है प्रॉपर तरीके से बेटा, GENUINE, अगर जेन्युइन है, अगर आपका केस अगर जेन्युइन होगा तो क्या होगा, आपकी जो कंज्यूमर कोर्ट है वो कंज्यूमर कोर्ट आपके दिए गए सारे के सारे उस ग्रीवेंसेस के ऊपर, सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, सारी बातों को सुनेगी, समझेगी, उसके ऊपर अपना क्या देगी, आपको अपना वक्तव्य, मतलब आपको अपना प्रेजेंटेशन देगी, अपना आपके सामने वो
क्या कहते हैं, डिसीजन आपके सामने रखेगी। क्लियर है बात बेटा? तो ये 6 रिलीफ्स के बारे में फटाफट लिख लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने का, आगे बढ़ने का। तो चलिए बच्चों, अब अपना अगला शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 15, ठीक है? अब देखिए ये क्या कहता है, कहता है कि मिस्टर सोनी एक कंज्यूमर कंज्यूमर है, परचेज मेडिसिन परचेज करती हैं बिना किसी नोटिसिंग द डेट ऑफ एक्सपायरी। मतलब अब देखिए यहाँ पे जो मैडम साहिबा हैं, इन्होंने क्या हुआ, एक चीज परचेज तो कर लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, मेडिसिन परचेज किया बेटा, हाँ, लेकिन वो भी बिना नोटिस किए हुए कि उसके ऊपर एक्सपायरी की डेट क्या लिखी हुई है, एक चीज। ही ऑल्सो डिड नॉट ऑब्टेन द कैश मेमो। अच्छा, उन्होंने कैश मेमो भी नहीं लिया, समझिएगा। एक पहला डिक्लाइन कहां हुआ कि उन्होंने पहली चीज सीन ने की, मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चीजों को चेक करने की, ऑब्जर्व करने की, अब सारे चीजों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाकी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर थोड़ी लिए हुए हैं भाई। कंज्यूमर का एजुकेशन होना भी तो रिक्वायरमेंट है ना? तो आपने क्या किया कि जो चीज परचेज की हुई थी वो एक्सपायरी डेट लिया, कैश मेमो भी नहीं लिया। अब कह रहा है कि डू यू थिंक ही विल बी एबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय द लॉस कॉज्ड ड्यू द एक्सपायर्ड मेडिसिन। अब आपको लगता है कि बेटा कि जो सोनी है क्या वो अपने खिलाफ या अपने लिए केस लड़ सकती हैं? अब जहां तक हमें लग रहा है भाई कि फिलहाल तो केस नहीं लड़ सकती है, बाकी अब इसमें आपकी राय क्या होगा थोड़ा उसको भी देखा जाए। तो देखो बेटा इसको कैसे लिखना होगा, ये ज्यादा नहीं, इसमें बेसिकली 3 नंबर के खाली क्वेश्चन है ये, ठीक है? आप इसको ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कैसे क्या करना होगा, देखिएगा। पहली बात उन्होंने क्या हुआ है कि ठीक है कि वो नोटिस की, तो क्या पहले का पॉइंट है कि विदाउट नोटिसिंग, ठीक? पहली बात क्या कर रहा है बेटा कि विदाउट नोटिसिंग एज अ डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक? द डेट ऑफ एक्सपायरी, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है? तो ऑलरेडी क्या हो रहा है कि विदाउट, वो नोटिस नहीं कर रही है डेट ऑफ एक्सपायरी के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या कहता बेटा कि ठीक है मिस्टर सोनी है भाई, आदमी है, ठीक है? तो ही डिड नॉट कलेक्ट क्या चीज, एज अ कैश मेमो। पहली बात तो ये निकल के आ गई। तो भैया देखो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया कि उनके पास ये नहीं है, ये भी नहीं है। अब कह रहा है सर क्या वो थिंग भी एबल है, तो सर इसका सीरियस आंसर हमारे पास क्या होगा, नो, ठीक है? ऑलरेडी क्या है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन बेटा क्या है, ही विल नॉट बी एबल टू, ही विल नॉट बी एबल टू व्हाट, प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। पहली बात तो कि आप एक पहली बात केस नहीं लड़ सकते, एक चीज ये हो गया। दूसरा अगर आप केस लड़ेंगे तो फिर आप जीत भी नहीं सकते, तो इसमें आपको बेटा अपने सपोर्ट में क्या करना है, इसका एक प्रॉपर तरीके से आपको इसमें अपना आंसर देना होगा। तो जो भी क्लैरिफिकेशन होगा, पहला पॉइंट ये नोटिस करके लिख दीजिएगा सर, विदाउट नोटिसिंग, इसको पैराग्राफिक चेंज कर दीजिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेन लिख दीजिएगा कि मिस्टर सोनी एक कंज्यूमर जो परचेस करते हैं किसी गुड्स को या सॉरी मेडिसिन को, लेकिन बिना किसी एक्सपायरी डेट को देखे हुए। तो सबसे पहली बात क्या कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पे खो गए। दूसरा बड़ी बात, केस अगर करना होगा तो केस के लिए पहले आपके पास कोई आइडेंटिटी चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए। प्रूफ के लिए आपके पास कोई कैश मेमो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप सामने वाले बंदे के ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी आप तो यहाँ पे भी ऑलरेडी मार्केट से बाहर हो गए। अब कहता है कि अब आप एबल होंगे नहीं होंगे, तो सीधा ऑप्शन होगा क्या होगा कि नहीं बेटा वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस बात को अच्छे से कवर कर लिए बेटा, इसका आंसर लिख लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा? चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है सर क्या कि सर एक आदेश है जिनके पास कुछ प्रॉब्लम है वॉकिंग ऑन द रोड, उनको रोड पे चलने के लिए, तो उन्हें परचेस करते हैं एक पेयर ऑफ शूज विद हाई हिल्स। तो क्या करते हैं वो मतलब एक परचेस करते हैं शूज का पेयर, ठीक है, जो हाई हिल्स वाले होंगे। तो आफ्टर सम टाइम्स ऑफ यूजिंग दिस शूज हिज पेन इंक्रीज। तो क्या हुआ कि एक हाई हिल वाले जूते को पहनने से बेटा क्या हो गया ना, उनके पैर में और पेन इंक्रीज हो गई। He did not know that there were medically recommended shoes available in the market. अच्छा, इस बात का उनको ये बात पता भी नहीं था कि मार्केट में कुछ ऐसे भी शूज अवेलेबल हैं जो कि मेडिकली अप्रूव्ड हैं। अब कहता है कि आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ गिविंग हिमसेल्फ रेस्ट ही अप्रोच्ड अ शॉप वेयर द मेडिकली रिकमेंडेड शूज वर सोल्ड। अब देखो होता क्या है, कुछ दिन के बाद ऑलरेडी क्या करते हैं वो गिविंग हिमसेल्फ रेस्ट देते हैं, अप्रोच करते हैं एक शॉप के पास जो मेडिकली रिकमेंडेड शूज को अवेलेबल करते हैं। और he was amazed to learn that the company making the shoes was holding workshops at different places in order to make the people suffering with such problem। और ये जो कंपनियां हैं बेसिकली जो मेडिकल रिकमेंडेड जो प्रोवाइड कर रही हैं शूज दे रही हैं, उसके पीछे ऑप्शन का ये होगा कि भाई कंपनी सोचिए कितनी ज्यादा अवेयर है प्रॉब्लम्स को लेकर के, कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को लेकर के, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होगा। तो वो सारे शूज भी अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे मिस्टर आदेश जी हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। अच्छा भाई कोई बात नहीं, जानकारी नहीं तो क्या करना होगा, विच कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नॉट फुलफिल्ड बाई आदेश। अब आदेश ने कौन से
रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किया, पहले आपको ये बताना है बेटा। सेकंड कहता है विच राइट हैज बीन हेल्प्ड प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी सेलिंग द मेडिकली रिकमेंडेड शूज। अब बताइए कौन सा यहाँ पे राइट है जो उनके हेल्प कर रहा है कंपनी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए। अब भाई देखिए चलिए आपको बताना क्या होगा बेटा, वो भी समझिएगा। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पहला पॉइंट कहता है सर, अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बी अवेयर, मतलब मार्केट में क्या चीजें अवेलेबल है क्या चीजें अवेलेबल नहीं है, ये बात की नॉलेज हमारे मिस्टर आदेश जी को बिल्कुल नहीं है, एक काम हो गया। दूसरा कहता है भाई कि विच राइट हैज बीन हेल्प, जो करेगा प्रोटेक्ट करेगा कंपनी के लिए, तो बेटा सीधी बात क्या होगा, सेकंड नंबर पॉइंट। अब देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तो क्या होगा, राइट टू बी एज अ इन्फॉर्म्ड। क्लियर बात बेटा, तो ये दो चीज हमारा आंसर आप निकल के आ जाएंगे, इन दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर बात, चलिए बेटा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्यों पूछा हुआ है, कंज्यूमर रिस्पांसिबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है, जो आदेश नहीं किया तो बी अवेयर, एक चीज सिंपल लिख दीजिएगा। Which right has been help protected by the company selling the medically recommended shoes, तो भाई राइट टू बी इन्फॉर्म लिख करके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, तो 2 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो टोटल आप 3 नंबर मार्क्स लेके क्या हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। बस सीधा सा फंडा है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। बेटा क्या करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इन अ कॉलोनी several people purchase mosquito killing rackets, एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक मच्छर मारने वाले रॉकेट को परचेस किया, या रैकेट को परचेस किया, सॉरी रॉकेट नहीं, रॉकेट टूट जाएगा, रैकेट को परचेस किया। द मेजॉरिटी ऑफ रैकेट्स टर्न यूजलेस विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months. Rishank, who was one of the residents of the colony, decided to take the matter of the consumer court. अब देखिए मेजॉरिटी जो रॉकेट्स क्या हो गया बेटा, वो तरीके से यूजलेस हो गए, क्या हो गया बेटा, वो यूजलेस हो गए, ठीक है। और अब देखिए 2 महीने में, और रिशांक हु वाज वन ऑफ द रेसिडेंट, उसमें कि रिशांक एक रेसिडेंट है उसी कॉलोनी के रहने वाला, तो सोचता है कि सर हम इस मैटर को लेकर के कहां पहुंचे, ऐसा कंज्यूमर कोर्ट के पास पहुंच जाएं। बट द रेसिडेंट्स वर नॉट यूनाइटेड, लेकिन जो उनके घर के लोग थे, जो कॉलोनी के लोग थे, वो यूनाइटेड नहीं थे। बेटा चीज पकड़िएगा, तो ही फेल्ट हिमसेल्फ अलोन, तो वो सोचता है कि हम इस बात को अकेले ही लेकर के इस इश्यू को पहुंचेंगे। एंड द प्राइस ऑफ द रैकेट वाज 450, 450 रुपए का रॉकेट है, तो रैकेट है। Meanwhile, one of the friends of Rishank, who was journalist, reported about the incident in a Delhi newspaper. Already देखिए अब उनका रिशांक का एक दोस्त भी है, ठीक है, जो एक जर्नलिस्ट है, तो वो भी रिपोर्ट कर देता है बाकायदा न्यूज़पेपर में, ठीक, इंसिडेंट को डाल देता है। When the company learned about the situation, it decided to take a milestone step. अब सोचिएगा, कंपनी ने देखा समझा जाना, तो कंपनी ने भी सोचा भाई इसको पर स्टेप तो उठाना ही चाहिए। तो लिखा हुआ है, कंपनी डिसाइडेड टू लेग बैक ऑन रिपेयर ऑन द फॉल्टी रैकेट्स फ्रॉम द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई देखो केस होने ज्यादा अच्छा है कि भाई जिनको मैंने रैकेट दिया था उन रैकेट उन लोग से वापस ले लेते हैं, उसके बदले में रिप्लेस करके या कुछ ना कुछ नया चीज करके उनको वापस कर दिया जाएगा, है ना। तो द होल स्टोरी टुक एन इंटरेस्टिंग, अब सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग रही थी बेटा, बट ट्विस्ट आया कि व्हेन द टेक्नीशियन फ्रॉम द कंपनी, जो कंपनी का जो टेक्नीशियन है, कौन, कंपनी का जो टेक्नीशियन है, वो कहता है कि सर मैनेजमेंट दैट इन द इंस्ट्रक्शन बुक प्रोवाइडेड, एक इंस्ट्रक्शन बुक ऑलरेडी वहां पे मेंशन प्रोवाइडेड की गई थी, विद द रैकेट इट वाज रिटन टू क्लीन द रैकेट, लिखा गया था कि बेटा कि रैकेट को हमेशा क्लीन करना है विद स्पेशल केयर, स्पेशल केयर के संग, कब, वो भी एवरी 1 month, हर 1 महीने के बाद रैकेट परचेस करते समय रैकेट की ऑलरेडी इसमें एक बुक दी गई होती है। जैसे क्या होती है कंपनियां बेटा जब किसी प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती है मार्केट में, तो उसके साथ एक बुक स्पेसिफिकेशन देती है, जस्ट लाइक ऐसे कैटलॉग टाइप्स, या उसमें कुछ इंफॉर्मेशन टाइप्स की हाउ टू यूज, है ना, सब कुछ मेंशन किया गया था। उसमें मेंशन किया गया था कि कंपनी कहती है कि अगर रैकेट को यूज करना है प्रॉपर तरीके से, तो हर 1 महीने पे आपको उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। बट व्हेन इंक्वायरी हुई, इट वाज फाउंड दैट द रेसिडेंट्स विद फॉल्टी रैकेट्स इंक्लूडिंग रिशांक, रिशांक का भी जो ऑलरेडी रैकेट था, डिड नॉट क्लीन देयर रैकेट्स आफ्टर 1 month, मतलब 1 महीने के बाद भी उन लोगों ने अपने रैकेट को साफ नहीं किया था। बात क्लियर हो गई। अब देखिए क्या कहता है, अब कहता है सर कि विच इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू इज हाईलाइटेड इन द अबव। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कौन सा इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब आप उसको बताइए। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात क्या होती है, अब यहाँ पे आइए देखिए, अब यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। पहली बात बेटा अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो पहले क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स है, मतलब कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा था। अगर आप केस लेकर के जा रहे थे तो आपके जो कंज्यूमर थे वो क्या थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, ठीक है, मतलब वो आपके संग आपके लिए खड़े नहीं थे। तो इन केस कोई भी सिचुएशन होती है इन फ्यूचर में तो भाई साहब आप लोग का साथ देने वाले नहीं थे। चलो भाई कोई बात नहीं। आइए बी नंबर वाले पॉइंट पे, वो क्या कहता है बेटा वो भी देखो। कहता है
कि सर एट विच लेवल ऑफ कंज्यूमर कोर्ट कुड रिशांक अप्लाई फॉर द क्लेम ऑफ हिज लॉस। बेटा समझो, रैकेट कीमत कितने की है? 450 रुपए की। मैंने अभी आपको बताया कि नए केस के अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपए की वैल्यू फाइंड आउट करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो 1 करोड़ से अंदर की जो भी वैल्यू होगी कहां फाइंड आउट की जाएगी? आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो आप कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिख लीजिएगा इसको, ठीक, या तो इसको लिख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम लिख लीजिएगा। आइए बेटा सी नंबर वाले पॉइंट पे आते हैं, वो क्या कहता है? थर्ड नंबर पॉइंट में बेटा कहता है हम लोग के पास, ठीक है, क्या कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस व्हिच कंपेल्ड द कंपनी टू टेक सच अ माइलस्टोन। जो कंपनी ने प्रॉपर तरीके से एक माइलस्टोन स्टेप उठाया था, ठीक है, वो क्या था बेटा? एक तरीके से वो बेटा वो मॉरल जस्टिफिकेशन था, कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही थी ना, ठीक है। तो क्या कर रहे थे भाई कि आपके पुराने रैकेट्स को लेकर के कंपनी उसको वापस ले रही थी, और सर उसके बदले में नया रैकेट देते भी, तो एक मॉरल जस्टिफिकेशन हमारे इसमें आंसर निकल के आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि विच कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज नॉट फॉलोड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ रिशांग कॉलोनी। तो रिशांग की कॉलोनी में काम करने वाले लोगों ने क्या क्या नहीं किया, ठीक है, कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया? तो बेटा जो लिखा हुआ था, क्या चीज लिखा था? ऑप्शन कि फॉलोइंग, सॉरी इसको नॉट लिखेगा, नॉट फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, इंफॉर्मेशन। अब भाई जो मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन लिखा गया था वो भाई सब तो लोग फॉलो किए नहीं, तो सबसे बड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कस्टमर की भी तो थी ना, तो कस्टमर ने उस चीजों को फॉलो किया ही नहीं, एक बात तो निकल के ये भी आती है। अच्छा अगला क्या कहता है भाई? ई नंबर पॉइंट कहता है, वो देखिए बेटा वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सर कि विच कंज्यूमर राइट वाज हेल्प्ड प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। भाई कौन सा कंज्यूमर राइट है जो हेल्प किया गया भाई प्रोटेक्टेड कंपनी से? तो अब इससे पता बेटा क्या था, जब हमको पता ही नहीं था उसके बारे में, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। क्या होना चाहिए बेटा? राइट टू बी, भाई हमको पता होना चाहिए ना कि हाउ टू यूज, कैसे उसको रखना है, क्या करना होगा। तो ये बेटा आपके पास टोटल नंबर ये 5 निकल के आ गए। इन चारों को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, 1 2 3 4, और इसको डील प्लस आइडेंटिफाई दोनों मिलाकर के 2 मार्क्स हो गए। तो 1 1 1 1 और 2 कितने हो गए? 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके सामने। अगर इस प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हो बेटा तो वो 6 नंबर आपके झोली में, ठीक है। चलिए आइए फटाक से आगे आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब पॉइंट समझिएगा कि शोभित वांट्स टू परचेज। अब नया क्वेश्चन पे आइए फटाक से। शोभित है, वांट्स करना चाहते हैं, परचेस एक सैंडविच मेकर। ही गोज टू नियर बाई मॉल, जाते हैं, एंटर करते हैं शॉप में जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स रखे हुए हैं। ही आस्क्ड द सेल्समैन, उन्होंने सेल्समैन को बोला कि भैया एक काम करो मुझे सैंडविच मेकर दिखा दो जहां सब रखे हुए हैं। तो द सेल्समैन उनको लेके जाता है, वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंडविच मेकर्स आर केप्ट, जहां पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के सैंडविच मेकर्स ऑलरेडी वहां पे रखे हुए हैं, बनाने वाले मशीन रखे हुए हैं। ही वेरी पेशेंटली ऑब्जर्व करता है सारे इलेक्ट्रॉनिकली गैजेट्स को, देखता है उनके फंक्शंस को, उनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, कंपेयर करता है प्राइसेस को, वारंटी पीरियड्स देखता है, कुछ टाइम के बाद वो पे करता है कंसर्न पर्संस के लिए। टेल हिम्स टू नोट दिस होम एड्रेस, उनका एक प्रॉपर तरीके होम एड्रेस को नोट करना, टेलीफोन नंबर लेना, फ्यूचर कॉन्टेक्ट के डीलिंग करना। ही ऑल्सो आस्क हिम टू इन्फॉर्म हिम अबाउट एनी न्यू प्रोडक्ट। अच्छा उसके बाद वो बताता है कि भाई कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में अगर आएगा तो क्या करेंगे, अब हमें नए प्रोडक्ट बारे में बताते रहेंगे। अब बेटा आपको बताना है इन द अबव केस नेम वन कंज्यूमर रिस्पांसिबिलिटी शोभित शुड फॉलो। यहाँ पे शोभित ने बेटा कौन कौन से यहाँ पे एक तरीके से कौन सी रिस्पांसिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया हुआ है, ठीक है। लिखा ना कि इन द अबव केस नेम वन कंज्यूमर रिस्पांसिबिलिटी शोभित शुड फॉलो, जो फॉलो करना चाहिए था। आपने सब कुछ किया, सब कुछ परचेज किया, लेकिन आपने अपने हाथ में कैश मेमो नहीं लिया। तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या था? कलेक्टिंग कैश मेमो। ये बेटा सबसे बड़ा प्रूफ होता है किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो अगर आप भी कभी मार्केट में जाएं तो मार्केट में जाने के पहले एनी हाउ मार्केट में आप जाइए, परचेस करिए, लेकिन परचेस करने में पक्की बिल रसीद जरूर लीजिए। कैश मेमो अगर आपके पास होगा तो अगर कल की डेट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डिफॉल्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका केस फाइल कर सकते हैं या उसके ऊपर आप कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम तुमको फॉलो करना चाहिए था, तो कैश मेमो नहीं लिए थे, वो कैश ले लेंगे। सेकंड, इन द अबव केस व्हेन शोभित रीड्स द इंस्ट्रक्शन व्हिच कंज्यूमर राइट इज मेंटेन, तो वहां पे कौन से कंज्यूमर राइट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया बेटा? वहां पे भाई साहब पूरी नॉलेज ले रहे थे, मतलब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड वाला जो वैल्यू था वो पूरा के लिखा गया, तो राइट टू बी एज अ इन्फॉर्म्ड किया गया, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच मार्क शुड बी चेक्ड बाय शोभित ऑन द इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस। बेटा समझो सबसे बड़ी बात, हमारे इलेक्ट्रॉनिकली गैजेट्स पे कौन कौन से मार्क्स को सबमिट किया जाता है आपको अच्छे से पता है। वहां पे क्या कौन सा होता है? ISI मार्क होता है। कौन सा बेटा मार्क होगा? ISI मार्क होगा, ठीक है। और उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे? इससे ये होगा
कि बेटा वो कंपनी प्रॉपर तरीके से पहली बात उसकी क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है कि कंपनी का ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल चीजें हैं। क्लियर बात बेटा? चलो भाई 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आइए फटाक से, क्या कहता है देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है सर पहली बात, डॉक्टर आहूजा परचेस करते हैं एक वॉशिंग मशीन एक रीन ओन कंपनी से, उस प्राइस है मशीन की 10,000 रुपए, कंपनी प्रोवाइड करती है कैश मेमो परचेस के टाइमिंग में, मनी वॉज पेड इन कैश में होता है, मशीनरी मॉडल एक सेमी ऑटोमेटिक है जो विद द वारंटी ऑफ 3 साल के संग आती है, फॉर 3 years 1 महीने 3 साल 1 महीने देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ द मशीन बट ड्यू टू वाटर लॉगिंग अराउंड द मशीन व्हाइल वॉशिंग क्लोथ, जब हम क्लोथ वॉश कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होगा कि मतलब मशीनरी के बाहर बहुत सारे जो पानी होते हैं वो किस तरीके से वहां पे इकट्ठा होने लगते हैं, तो मेन रोटेटर ऑफ द मशीन गॉट फ्यूज हो गया, तो व्हेन द कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड विद द कंपनी इट वाज टोल्ड दैट द वारंटी पीरियड ऑफ द मशीन हैड एक्सपायर्ड and Dr. Ahuja would have to pay for the service charges as well as the replacement of rotator motor। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी कहती है भाई कि हमारा तो जो वारंटी पीरियड था वो तो खत्म, समझ में आई बात, वो तो खत्म हो गया, और जो डॉक्टर आहूजा है वुड हैव टू पे फॉर द सर्विसेज चार्जेस एज वेल एज द रिप्लेसमेंट ऑफ रोटेटर मोटर के लिए, ठीक है, तो वो कह रहे हैं भाई कि मैं पेमेंट कर दूंगा, सर्विस चार्ज भी दे दूंगा और एक रिप्लेसमेंट भी अगर कर दो रोटेटर मोटर होगा तो। अब कहता है सर कि इज द कंपनी जस्टिफाइड इज नॉट प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू डॉक्टर आहूजा, यस बेटा बिल्कुल कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ये होगा यस, कंपनी बिल्कुल सही कर रही है क्योंकि कंपनी ने 3 साल की वारंटी दी थी, उसके ऊपर की नहीं दी थी। कैन डॉक्टर आहूजा फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि 3 साल हमारा बीत चुका है, अब कंपनी अगर रिफ्यूज कर लेती है कि आपके सर्विस देने के लिए तो भाई सीधी सी बात है कंपनी बिल्कुल सही है, आप गलत हैं, तो आप फाइल नहीं कर सकते। विच कंज्यूमर राइट ऑफ डॉक्टर आहूजा इज ओवरलुक्ड हियर, यहाँ पे कौन सा राइट बेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई इनके खिलाफ कोई कंप्लेन होगा ही नहीं, तो इनके पास यहाँ पे कोई कंज्यूमर राइट है ही नहीं, तो साफ साफ यहाँ मेंशन कर लीजिएगा नो कंज्यूमर राइट। यहाँ पे डॉक्टर आहूजा साहब डॉक्टरी खाली करेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, ये डॉक्टरी नो कंज्यूमर राइट अवेलेबल रहेगा इनके पास। अगला, वॉज एनी पार्टी एट फॉल्ट, क्या कोई पार्टी इसमें फॉल्ट होगी, नहीं बेटा कोई फॉल्ट नहीं होगी, तो दोनों क्या हो गया नो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डिड डॉक्टर आहूजा फुलफिल हर कंज्यूमर रिस्पांसिबिलिटी, क्या वो फुलफिल करेंगे कंज्यूमर रिस्पांसिबिलिटीज को, यस बिल्कुल करेंगे भाई, पहली बात प्रोडक्ट परचेस किया, सब कुछ लिया, कैश मेमो भी ले लिया, कलेक्ट कर लिया, देख भी लिया, बाद में वो कह रहे हैं कि हम सर्विस चार्जेस भी दे देंगे, रिप्लेसमेंट का टाइम अगर आएगा रोटेटर मोटर के लिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, तो हर जगह से वो भाई साहब अपनी रिस्पांसिबिलिटी तो निभा ही रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, इसका आंसर आप देख लिया, आप सामने है, और क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या करता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा अब आगे क्या कहता है वो भी समझो, कहता है कि सर फॉलोइंग टेस्ट को पढ़िए और बताइए कि सर एक पियाली है जो परचेस करते हैं आईएसआई मार्क हीटर भारतीय अप्लायंसेस से, वो कैश पेमेंट करती हैं बेटा लेकिन फेल हो जाती हैं कैश मेमो लेने के लिए, व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ द हीटर ऑब्जर्व करती हैं कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वो कांटेक्ट करती हैं शॉपकीपर से तुरंत ही और उनको बताती हैं कि भाई अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, शॉपकीपर पेड नो नीड टू हर कंप्लेंट, और जो शॉपकीपर है वो उनके ऊपर कोई कंप्लेंट पर फोकस नहीं करता है, rather he marked that the good in question was not bought from his shop, और ये बताता है कि भाई कि ये चीज है जो हमारी शॉप से परचेज नहीं की गई हैं। तो सी डिस्कस लिखा हुआ है कि पियाली हैड नो एविडेंस ऑफ प्रूविंग दैट अबाई पास, ये कि पियाली के पास जो है अब कोई एविडेंस भी नहीं है बेटा प्रूफ करने के लिए हीटर वहीं से परचेज की गई कि नहीं, देखो किस लिए बोला ना कि कैश मेमो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए भी। सो सी डिस्कस करती है अपने प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड के संग, सोहिनी का नाम हो, वो एडवाइस करती है कि अप्रोच करो कंज्यूमर फोरम में और लॉज द कंप्लेंट डालो। पियाली वॉज कन्विंस होती है इस आइडिया के संग और लॉजिंग कंप्लेंट एक डालती है शॉपकीपर के थ्रू, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैश मेमो इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर टू प्रोसीड। अब उसके पास कैश मेमो नहीं है बेटा, और जब कैश मेमो नहीं होगा तो सीधा सा बात क्या होगा कि ऑलरेडी उसको डिफिकल्ट तो होगा प्रोसीड करने में। अब भाई देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आइडेंटिफाई करो राइट ऑफ द कंज्यूमर एज रिफर्ड इन द अबव पैराग्राफ। इसमें क्या होगा बेटा, आपको ये क्वेश्चन आंसर बताना होगा। तो सबसे पहली बात, अब वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो भाई उसके अब हीटर है, कोई कुछ इसकी इन फ्यूचर में कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो ऑलरेडी प्रिपेयर होनी चाहिए थी, तो इन्फॉर्म्स हियर और चूज के बारे में बेटा कोई बात ही नहीं थी, बात किसकी थी, सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात जहां पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई करना होगा राइट टू बी कंज्यूमर के लिए, एक पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है सर कि आइडेंटिफाई करिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स की जो है, ठीक है, उनको के पास क्या चीज नहीं था बेटा। सबसे पहली बात मैंने अभी आपको तुरंत बताया, क्या उन्होंने क्या चीज नहीं लिया था, कैश मेमो नहीं लिया था। तो सर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी होगा वो भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। Peli cannot lodge a complaint against the shopkeeper. Why? क्योंकि she did not have the right. She was aware of the fact. She do not have the cash memo. She was happy with the product. बेटा उसके पास क्या चीज नहीं था, she do not have the cash memo. उनके पास कैश मेमो अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। एंड कहता है कि अंडर विच एक्ट पेली कैन सीक टू प्रोटेक्ट हर राइट्स बीइंग अ कंज्यूमर। तो बेटा सीधी सी बात है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 होता है, ये हमारा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर बात बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, आहा आप लोग ले आ गया, थैंक यू। तो बेटा आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने, जितने भी क्वेश्चन उन्होंने अभी तक अटेम्प्ट किए हैं, लगाए हैं, पढ़े हैं, बताए गए हैं, उसको भी आप अच्छे तरीके से लगा रहे होंगे और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। तो बच्चों आप इन क्वेश्चंस को खूब अच्छे से पढ़िए कि आप अपने बोर्ड में खूब अच्छा बेटर मार्क्स, बेटर क्या बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आप लेकर के आए, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, सबका नाम रोशन करें। बाकी बच्चों हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में एक नए चैप्टर के संग, नई एनर्जी के संग, नए कुछ केस स्टडीज के साथ में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।